वर्मा का जो ये केस है अब फिलहाल सुर्खियों में है, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी आरोप रहा है कि इन्होंने 2018 में भी किसी घोटाले में इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। खैर वो जांच नहीं हो पाई तो उस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन फिलहाल जो इनके घर में कैश मिले, नोट जले हुए मिले, उस पर फिलहाल जांच बैठ रही है, या फिर कहिए कि उसकी वजह से इनके खिलाफ महाअभियोग की तैयारी हो रही है। असल में हुआ कुछ यूं था कि 14 मार्च की रात को लुटियंस दिल्ली में जो इनका घर है उसमें सरकारी आवास में आग लगती है, कमरे में आग लगती है, और इनके घर के स्टोर रूम में 500-500 रुपए के जले हुए नोटों की नकदी से भरे बोरे मिलते हैं, जिसके बाद इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। 22 मार्च को तत्कालीन जो सीजेआई हैं संजीव खन्ना, वो जांच समिति का गठन करते हैं। कमेटी 4 मई को सीजेआई को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया होता है, फिर उन्हें दोषी ठहराया जाता है। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलाने की सिफारिश कर दी होती है। अब पॉइंट यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानने के, वो ये हैं कि इनके खिलाफ कमेटी बनाई गई, ये तथ्य पब्लिक में है, इनसे काम ले लिया गया, ये पब्लिक में है, एससी ने ट्रांसफर कर दिया, ये सबको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ अनिश्चित काल तक वो कर दिया, ये सबको पता है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो जांच में फैसला किया वो पब्लिक में नहीं आया। मतलब जो जांच रिपोर्ट इनके खिलाफ प्राप्त हुई उसमें 3 जजेस की बेंच ने क्या फैसला इनके लिए लिया, या फिर जांच रिपोर्ट में जानकारी जो निकली वो पब्लिक में नहीं आई। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को क्या रिकमेंड किया है वो भी पब्लिक में नहीं आई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कुछ रिकमेंड किया है तो निश्चित ही प्रमोशन तो नहीं किया होगा, या फिर ट्रांसफर भी नहीं किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। ऐसे में फिर इनके कयास लगाए गए कि इनको हटाने की ही बातें चल रही हैं। अच्छा साहब, फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन पर एफआईआर पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया था 28 मार्च को। ये वो तमाम न्यूज कटिंग्स हैं जो 21 मार्च के दिन आई कि जज के घर में आग लगती है। उसके बाद सीजेआई 3 मेंबर की एक समिति बनाते हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच करने के लिए। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें काम नहीं करने देते। इंक्वायरी पैनल अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सबमिट करता है 5 मई को, और 5 मई को जिन 3 जजेस के द्वारा इनके खिलाफ जांच की गई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये डेटा उपलब्ध है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के खिलाफ, मतलब सीजेआई ने जो है वो एक्शन जो लिया यशवंत वर्मा के खिलाफ, उसको राष्ट्रपति को बता दिया होता है। ऐसे में सुर्खी बनती है कि सीजेआई ने महाअभियोग का रिकमेंडेशन दिया है, ऐसे सोर्सेज ने जानकारी निकाली। अगेन यहां पर मैं कहना चाहूंगा ये तथ्य सोर्सेज पर आधारित है, किसी की लिखित रिपोर्ट में नहीं है। यहां पर यह जानकारी जरूर निकल कर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपनी फाइंडिंग्स भेज दी हैं, लेकिन इसमें इंपीचमेंट की सलाह दी गई है ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन सवाल सब लोगों ने यहीं से निकाले, और वो ये था कि भाई सीजेआई ने अगर राष्ट्रपति के पास कुछ भेजा है तो यही भेजा होगा कि साहब हमने इनसे कहा कि आप पद से इस्तीफा दे दो, लेकिन यशवंत वर्मा ने मना कर दिया कि मैं पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इनको महाअभियोग के माध्यम से हटाया जाए। इस बीच में उपराष्ट्रपति ने भी अपनी तरफ से इस बात पर अपना वक्तव्य देते हुए एक मीटिंग में कहा मई के अंदर कि यह सोचने वाली बात है कि हमारे देश में न्यायपालिका पर इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो लोगों का न्याय से विश्वास उठेगा, आवश्यक है कि न्याय को बड़ी तीव्रता से किया जाए। ठीक है साहब, तो जस्टिस वर्मा इस बात को पहले से ही इग्नोर करते रहे, कहा कि ये केवल आरोप हैं और मैं इन आरोपों को नहीं मानता। इसी के चलते न्यायपालिका की जो बैठी हुई कमेटी थी उसने इनके खिलाफ सरकार को रिकमेंड किया कि सब आप ही हटाओ, ये हमारे कहने से खुद से अपना पद नहीं छोड़ रहे। तो खुद से नहीं छोड़ रहे तो हटाने की जो सरकारी प्रक्रिया है उसे महाभियोग या इंपीचमेंट नाम से इन जनरल पुकारा जाता है, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसे रिमूवल ही कहा गया है, इसे इंपीचमेंट नहीं कहा गया है। प्रक्रिया में होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं वो सांसद पहले अपनी तरफ से, राज्यसभा के 50 सांसद या लोकसभा के 100 सांसद पहले इनको हटाने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। राज्यसभा के अंदर एक मोशन साइन होता है और वो मोशन साइन होता है कि साहब हम इनको हटाना चाहते हैं, और फिर उस जिस हाउस में ये सबसे पहले मोशन पास होता है या मोशन पेश होता है
उस हाउस के स्पीकर की या अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वो फिर वोटिंग के लिए तय करे कि इनके खिलाफ वोट करवाना भी है या नहीं करवाना है। तो प्रक्रिया में कुछ इस तरह की प्रक्रिया फॉलो होती है कि इम्पीचमेंट करने में कोई सा भी हाउस सबसे पहले जिम्मेदारी को ले सकता है। अगर लोकसभा लेता है तो कम से कम 100 सांसदों के द्वारा लिखित में स्पीकर महोदय को यह जानकारी देनी होती है कि सर हम ऐसे ऐसे इन जज साहब को हटाने की प्रक्रिया शुरू करवाना चाहते हैं। प्रक्रिया शुरू करवाना चाहते हैं से मतलब है कि हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ वोट करवाया जाए, पूछा जाए कि कितने लोग इनको हटाना चाहते हैं। अगर राज्यसभा से आती है तो राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 50 सांसद राज्यसभा के मिनिमम रिक्वायर, दोनों में से किसी भी हाउस में यह चीज हो सकती है। ठीक है, अब जब ये स्पीकर के पास पहुंचती है प्रक्रिया, तो स्पीकर के द्वारा स्पीकर पर निर्भर करता है या फिर अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि ये सांसदों की इस मांग को स्वीकार भी करते हैं या नहीं करते। अगर वो सांसदों की इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, जज को हटाने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं, तो ऐसे में वो फिर अपने द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, कोई बड़े जूरिस्ट भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। 3 सदस्यों की समिति फिर से इन जांचों की, इस मतलब आरोप की जांच करती है। फिर अगर वो कमेटी उस व्यक्ति को गिल्टी पाती है कि हाँ भाई ये व्यक्ति मिसबिहेवियर का या फिर मतलब किसी मिसबिहेवियर में शामिल है सारी चीजें, बोले इसका आरोपी है, तो इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जब स्पीकर इस बात को अलाउ कर देते हैं तब इनके खिलाफ वोटिंग होती है और उस वोटिंग में स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर होती है। स्पेशल मेजॉरिटी बोले तो 543 अगर सांसद की संख्या है लोकसभा में तो 272 यानी 273 से तो ऊपर सांसद चाहिए ही चाहिए। 273 तो मिनिमम सांसद चाहिए हटाने के लिए, जो उसके अंदर वोट करें कि हाँ हम इसको हटाना चाहते हैं लोकसभा में। ठीक है, प्लस अगर ज्यादा सांसद प्रेजेंट थे, मान लीजिए कि 543 की 543 सांसद आ गए, तो उनका जो 2/3 नंबर है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये संख्या जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के लोकसभा से इस प्रस्ताव को पास माना जाता है। अगर 50 से ऊपर ज्यादा लोग उपस्थित हो गए और 2/3 से कम रह गए तो भी दिक्कत हो सकती है ना। तो ज्यादा नंबर की आवश्यकता होती है लोकसभा से। सेम इसी प्रकार से राज्यसभा से, राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है 245, उसके साथ में अगर एक उसके आधे से अधिक और 2/3 से अधिक, तो आधे से अधिक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और 2/3 अधिकतम रिक्वायरमेंट है। तो अधिकतम रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होते हुए यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के लिए तो कुल नंबर का 2/3 जरूरी होता है, लेकिन इस जजेस के केस में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और बहुमत से अधिक ये रिक्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर इनको हटाने की प्रक्रिया होती है। सवाल है कि क्या किसी जज को अभी तक हटाया गया है? तो आंसर है नहीं साहब, अभी तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। सबसे पहली बार वी रामास्वामी जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जज थे, उनको हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, लेकिन बहुमत नहीं मिला, 2/3 बहुमत इकट्ठा ही नहीं हो पाता, तो ऐसे में उनको नहीं हटाया जा सका। ऐसा अब तक 5 बार हो चुका है, लेकिन किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया जा चुका, नहीं हटाया जा सका है। आइदर जजेस खुद इस्तीफा दे देते हैं या फिर वो बच जाते हैं। अब देखना होगा इनके केस में सरकार विपक्ष को कितना सही तरीके से अपने साथ ला पाती है, और अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ आकर इस महाअभियोग प्रक्रिया को चालू रखते हैं और मानसून सत्र में इन्हें हटाते हैं, तो न्यायपालिका के अंदर भी एक संदेश जाएगा। उनके अंदर ये निडरता का भाव नहीं रहेगा कि उन्हें पुराने वालों की तरह हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य